क्या तुमने कभी 4 डेज सनसेट सुना है? नहीं? तो आज तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। पहले ही मैं वार्निंग दे दूं कि तुम लोग ये देखकर शायद रात भर सीलिंग को देखकर सो नहीं पाओगे। अगर तुम्हारे घर की छत से पानी टपकना शुरू हो जाए, भगवान के लिए ऊपर मत जाना, क्योंकि जो भी इस बिल्डिंग के 6th फ्लोर पर गया, चौथे दिन शाम के बाद उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े मिलते हैं। ये सिर्फ कोई हॉरर स्टोरी नहीं, ये इंडोनेशिया की एक रियल अपार्टमेंट की सच्ची कहानी है, जहां आज भी लोग रहने से डरते हैं। डे 1 पे तुम्हें लगेगा कि किसी ने तुम्हें दूर से देखा, दूसरे दिन लगेगा कि तुम्हें कोई पानी के नीचे खींच रहा है, तीसरे दिन तुम्हें तुम्हारे रिफ्लेक्शन के पीछे भूत दिखाई देंगे, चौथे दिन का सनसेट तुम्हारे लिए आखिरी होगा। उस दिन तुम्हारे टुकड़े टुकड़े मिलेंगे। एक माँ अपनी बच्ची के बाल कंघी कर रही है बाथटब में। ये तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, राइट? लेकिन अब सोचो, दोनों माँ बेटी 4 साल पहले ही मर चुकी है, एक दीवार के पीछे छुपाई हुई लाश की तरह, और जिसने उन्हें मारा वो तुमसे हर रोज हाथ मिलाता है। मूवी नवंबर 1998 में एक सुराबाया नाम के एक गांव से शुरू होती, जहां एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसमें बहुत सारे अपार्टमेंट्स होते हैं। इस बिल्डिंग का नाम ससमाया अपार्टमेंट होता है। यहाँ पे टीका नाम की एक लड़की रहती है, जो बाहर से कुछ सामान लेकर अपने फ्लैट में वापस आती है। घर आते ही उसे पता चलता है कि उसकी सीलिंग से पानी टपक रहा है और ये लीकेज सीधा बाथरूम में हो रही है। परेशान होकर वो तुरंत मैनेजर वुलान के पास जाती है और पूरी बात बताती है। वो फ्लैट नंबर 510 में रहती थी और ये पानी उसके ऊपर वाले फ्लोर यानी 6th फ्लोर से आ रहा है। वुलान ये बात सुनते ही नर्वस हो जाती है। वो तुरंत टीका की बात को टालने की कोशिश करती है और कहती है कि 6th फ्लोर तो बहुत पहले से ही सील हो चुका है। वो आगे कहती है कि वहाँ पे कोई नहीं रहता, लेकिन वो कल के कल ही टेक्नीशियन को बुला के सब कुछ ठीक करवा देगी। लेकिन टीका इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होती और वो खुद जाकर देखने का डिसाइड करती है। जैसे ही वो लिफ्ट में एंटर करती है, उसे पता चलता है कि 6th फ्लोर का बटन तक सील करके रखा हुआ है। कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से वो इमरजेंसी स्टेयर से ऊपर जाती, लेकिन वहाँ भी एंट्रेंस पे दरवाजा बंद मिलता है। ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर भी टीका अपने टूल्स निकालती है, लॉक को तोड़ती है और अंदर चली जाती है, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर ढूंढेगी। पूरा फ्लोर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। टीका सीधे फ्लैट नंबर 610 के पास जाती है, क्योंकि ये उसके अपार्टमेंट के एग्जैक्टली ऊपर वाला अपार्टमेंट था और उसी से शायद लीकेज हो रहा था। जैसे ही वो अंदर जाती है, वहाँ पे कोई नजर नहीं आता, लेकिन अचानक से बाथरूम से कुछ आवाज सुनाई देती है, जो कि टीका से बात करना शुरू करती है। ये आवाज एक औरत की होती है, जो खुद को मिस के नाम से इंट्रोड्यूस करती है और टीका को अंदर बुलाती है। जैसे ही टीका दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि एक औरत बाथटब में बैठी हुई अपनी बेटी को नहला रही थी। ये सीन देखकर टीका बहुत ज्यादा शॉक हो जाती, क्योंकि एक खाली और सील्ड फ्लोर पर ये दोनों कहां से आए। वो औरत टीका की तरफ देखती है और सिर्फ एक बात कहती, 4 डेज सनसेट, यानी कि 4 शाम, और ये चीज दिखाकर यहाँ पे सीन कट हो जाता है। अब हमें अगले सीन में 4 दिन बाद की कहानी बताई जाती है। टीका अपनी बहन यूनी को पूरा इंसिडेंट बता रही होती। उस दिन के बाद से टीका के साथ बहुत अजीब चीजें होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। जब वो स्विमिंग पूल में जाती थी, उसे लगता था कि कोई उसे नीचे खींच रहा है। ये सारी बातें सुनकर यूनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती और टीका को एक अच्छे डॉक्टर से चेक भी करवाती। डॉक्टर कहता है कि ये सब उसकी मेंटल हेल्थ की वजह से हो रहा है, यानी कि ये सब सिर्फ हेलुसिनेशंस थे। यूनी टीका से मेडिसिन लेने को कहती है और खुद नहाने के बाद उसे डिनर के लिए बुलाती है। उस इवनिंग टीका बाथरूम में होती है। आज 4th इवनिंग थी और क्लॉक में शाम 6 बज रहे थे। वो बहुत ज्यादा नर्वस होकर ब्रश कर रही होती है, तभी वहाँ पे माँ बेटी बाथरूम में आ जाते हैं। जैसे ही टीका पीछे मुड़ती है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन मिरर में उन दोनों का रिफ्लेक्शन साफ नजर आता है। वो डर के मारे बहुत जोर से चिल्ला देती है और यूनी आवाज सुनकर बाथरूम में भाग के आती है और वहाँ पे वो देखती है कि टीका के डेड बॉडी के टुकड़े बिखरे हुए थे। ये देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती और ये तो बस मूवी का इंट्रो था। यानी कि फ्लैट 610 में रहने वाली माँ बेटी एक्चुअल में इंसान नहीं बल्कि स्पिरिट्स थी, जो शायद किसी कर्ज की वजह से वहाँ पे फंस गई है। अब कहानी डायरेक्टली जकार्ता दिसंबर 1998 में पहुंचती है। यहाँ पे अल्मा को दिखाया जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट चलाती है ताकि अपनी छोटी बहन मिया के पढ़ाई का खर्चा उठा सके। उनकी माँ की तबीयत भी अच्छी नहीं होती और अल्मा इसी रेस्टोरेंट की अर्निंग से उनका ट्रीटमेंट करवा रही होती, लेकिन बिजनेस काफी डाउन चल रहा था। एक दिन रेस्टोरेंट का एक स्टाफ मेंबर आता है और पता चलता है कि अल्मा ने अभी तक उसकी सैलरी नहीं दी। अल्मा उसे अश्योर करती है कि जल्दी पैसे मिल जाएंगे। तभी अल्मा को एक कॉल आता है कि उसकी मम्मी की डेथ हो गई है। तुरंत हॉस्पिटल भागती है, जहां उसकी बहन पहले से ही मौजूद होती है। रायान उसके माँ के फ्यूनरल में आता है। वो अल्मा का बॉयफ्रेंड होता है और दोनों जल्दी ही शादी करने वाले थे। बात करते हुए रायान अल्मा को सजेस्ट करता है कि वो सुराबाया शिफ्ट हो जाए, क्योंकि उसका खुद का ट्रांसफर वहाँ पे हो चुका है और पिछले 3 महीने से वो वहीं पे पोस्टेड है। रायान एक्चुअली एक डिटेक्टिव होता है। अल्मा कहती है कि तो फिर उसके रेस्टोरेंट का क्या होगा, लेकिन रायान समझाने की कोशिश करता है कि वैसे भी तुम्हारा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, सुराबाया में आकर तुमको शायद एक अच्छी नौकरी मिल जाए। वो आगे बताता है कि मिया को रेस्टोरेंट से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है और इस बात पे अल्मा मान जाती। सीन सुराबाया में शिफ्ट होता
होता है। यहाँ पे रयान उसी केस पे काम कर रहा था जो टीका से कनेक्टेड है। अल्मा उसे बताती है कि उसे सस्माया अपार्टमेंट में जॉब मिल गई है, और मैं आप लोग को बता दूं कि ये वही अपार्टमेंट है जो हमने शुरुआत में देखा था। ये सुनकर रयान एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि मर्डर केस भी उसी बिल्डिंग से रिलेटेड है जो कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था। लेकिन अल्मा कहती है कि सैलरी अच्छी मिल रही है, और रयान इस बात पे कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि वो अल्मा को जॉब का कहकर ही यहाँ पे लेके आया था। अल्मा और मिया अपार्टमेंट पहुंचती है और रयान भी उनके साथ ही होता है। वुलान और आयमान उनका वेलकम करते हैं, जो कि वहाँ के मैनेजर और ओनर है। रूम देखने के बाद रयान अल्मा को केस के बारे में बताता है। वो कहता है कि टीका की बॉडी बिना किसी क्लू के मिली थी, ना कोई फिंगरप्रिंट मिला और ना ही कोई वेपन मिला। वो आगे कहता है कि एग्जैक्टली ऐसा ही एक केस 4 साल पहले भी हुआ था, जब बिल्डिंग का एक जेनेटर मारा गया था, लेकिन दोनों मर्डर्स अपार्टमेंट के अंदर नहीं हुए थे। पुलिस ने स्टाफ से क्वेश्चनिंग भी करी थी, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसके बाद रयान ड्यूटी के लिए चला जाता है। अब यहाँ पे हमको पता चलता है कि अल्मा अभी भी रयान के साथ रिलेशनशिप को लेकर 100% श्योर नहीं थी, क्योंकि उनके फादर ने उनको बचपन में ही छोड़ दिया था, और अल्मा जल्दी जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती थी। मिया बताती है कि उनके पापा ने घर को किसी और वजह से छोड़ा था। उनके ऊपर कोई इविल पावर का साया था, जिसका इलाज करने के लिए उनकी माँ ने एक साइकिक शमन को तक बुलाया था। अल्मा हमेशा से इन बातों को नॉनसेंस समझती थी। उसे लगता था कि उसकी माँ अपने पति के मिस्टेक्स को हमेशा छुपाने की कोशिश करती थी, और इसीलिए कहानियां बनाती थी। दूसरी तरफ रयान पुलिस स्टेशन में होता है जब उसे मेंटल हॉस्पिटल से कॉल आता है। टीका की मौत के बाद यूनी ऑलरेडी डिस्टर्ब रहती थी, लेकिन आज उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। रयान तुरंत वहाँ पे पहुँचता है जहाँ यूनी बार बार 4 डेज सनसेट बोल रही थी, मतलब 4 सनसेट के बाद मौत, बिल्कुल टीका के साथ जैसे हुआ था। मीनवाइल एक नेबर अल्मा को बताता है कि उसके अपार्टमेंट की सीलिंग से भी पानी लीक हो रहा है। वो उसे अपना यूनिट दिखाता है जहाँ पे लीकेज काफी ज्यादा होती, और बताता है कि एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम बगल वाले घर में भी हो रही थी, जिसका ओनर टीका थी। वो आगे कहता है कि वो एक हफ्ते के लिए अपने होम टाउन जा रहा है, इसीलिए तब तक ये प्रॉब्लम सही हो जानी चाहिए। अपार्टमेंट की एम्प्लॉय होने की वजह से अभी अल्मा की ड्यूटी हो गई थी। जब अल्मा एक वर्कर से हेल्प मांगती है, वो क्लियरली मना कर देता है और कहता है कि लिफ्ट बंद है। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि सब लोग नीचे जाने के लिए रेडी थे, लेकिन ऊपर कोई नहीं जाना चाहता। अल्मा अपनी बहन के साथ खुद ऊपर जाने का डिसाइड करती है, बिल्कुल टीका की तरह। लॉक तोड़कर वो 610 में एंटर करती है, और वही वॉइस उसको बाथरूम से सुनाई देती है। बाथरूम का दरवाजा खोलते ही वही औरत अपनी बच्ची को नहलाते हुए मिलती है। वो फिर से एक ही बात रिपीट कर रही थी, 4 इवनिंग्स। दोनों बहनें डर के मारे भाग जाती है और अपने फ्लैट के अंदर आ जाती। अपने फ्लैट में आने के बाद मिया अल्मा से कहती है कि अगले दिन वुलान और रयान को सब कुछ बता देना चाहिए। अगले दिन काम करते वक्त पिन का एक बॉक्स अल्मा के हाथ से नीचे गिर जाता है। वो पिन फ्लोर पे गिर के 1 का शेप बना लेती है, और ये चीज इंडिकेट करता है कि उसका फर्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था। अब 4 इवनिंग्स और बाकी थी। घर आने के बाद अल्मा अपने फ्लैट में एक बच्ची को देखती है, जो कि आवाज लगाने पर बेडरूम में भाग जाती। जैसे ही अल्मा दरवाजा खोलती है, वही माँ बेटी वहाँ पे उसको दिखते हैं। माँ अपनी बच्ची के बाल बना रही होती है, और वो अल्मा से पूछती है कि इसके बाल कैसे लग रहे हैं। अल्मा कहती है कि अच्छे लग रहे हैं। तभी वो बच्ची के बाल पकड़कर खींचती है और गर्दन को तोड़ देती है। वो अल्मा से कहती है कि वो इसी तरह से उसके टुकड़े भी करेगी। अल्मा डर के मारे वहाँ से भागती है और रयान से टकरा जाती। वो पैनिक में कहती है, मिस के 4 डेज सनसेट। रयान समझ नहीं पाता कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ये खबर पूरी बिल्डिंग में फैल जाती है और लोग अपने घर को छोड़कर जाने लगते हैं। वुलान और आयमान लोगों को शांत करते हैं और कहते हैं कि ये बस उनका डर है। रयान दोनों से क्वेश्चन करता है और धमकी देता है कि अगर उन लोगों ने सच नहीं बताया तो वो लीगली एक्शन लेगा। तब जाके ये दोनों रिवील करते हैं कि 6th फ्लोर एक्चुअली में हॉन्टेड है। 4 साल पहले 610 फ्लैट नंबर में एक माँ और बेटी रहते थे, जो लोग एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। उस एक्सीडेंट के बाद काफी स्ट्रेंज चीजें होने लगी थी। एक्सीडेंट के तुरंत बाद जो एम्प्लॉय क्लीनिंग करने गया था, उसको बाथरूम से एक आवाज सुनाई दी। उसी ने सबसे पहली बार स्पिरिट्स को देखा और उन्होंने सबसे पहली बार 4 सनसेट के बारे में कहा था। जो भी उस यूनिट में जाता था, 4th सनसेट के बाद उसकी मौत हो जाती थी। एग्जैक्टली सेम उस क्लीनिंग एम्प्लॉय के साथ भी हुआ था। इसके बाद वुलान और आयमान ने एक साइकिक को बुलाया, जिसने बताया कि ये स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से उन्होंने उस फ्लोर को सील कर दिया ताकि बिल्डिंग का बिजनेस नॉर्मल चल सके। ये कहानी सुनकर रयान को बिल्कुल यकीन नहीं होता, इसीलिए वो खुद उस फ्लोर को चेक करने के लिए चला जाता है। अल्मा अपनी बहन को डांस क्लास से पिक करने जाती है और रयान अकेला 610 पहुंच जाता है। वहाँ पे मिस के की वॉइस उसे अंदर बुलाती है और दरवाजा खोलते ही वो दोनों स्पिरिट्स को देखता है, जो कि 4 इवनिंग्स के बारे में बात कर रही थी। रयान डर के मारे उन पर गन पॉइंट करता है, लेकिन दोनों अचानक से गायब हो जाती। रयान को देखकर वुलान और आयमान भी नर्वस हो जाते हैं। इधर मिया डांस प्रैक्टिस कर रही होती है जब उसका मिरर रिफ्लेक्शन उसकी मूवमेंट्स को फॉलो नहीं करता। वो मिरर को देख के प्रैक्टिस कर रही थी, तभी रिफ्लेक्शन उसे घूरने लगता है और उसके पैर को ट्विस्ट कर देता है, जिससे कि वो गिर जाती। वही माँ बेटी मिरर से बाहर आती है और मिया उनको देखकर चिल्ला पड़ती। आवाज सुनकर टीचर मिस रेनी वहाँ पे आती है,
जिनके पास सुपरनैचुरल चीजों को सेंस करने की एबिलिटी थी। वो बताती है कि एक औरत और एक बच्चे की स्पिरिट उनका पीछा कर रही है। दोनों बहन समझ जाती है कि ये वही स्पिरिट्स हैं जो कि फ्लैट नंबर 610 में रहा करती थी। मिस रेनी उनको एक साइकिक मिस्टर सुकमो का एड्रेस भी देती है। दूसरी तरफ रयान वुलान और आइमान से माँ बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पास सिर्फ नाम होते हैं। माँ का नाम होता है नूरी, बेटी का नाम होता है निद्या, और एक एक्सीडेंट की स्टोरी जब वो पूर्वो के तो जा रहे थे। अल्मा और मिया रियान को बताते हैं कि रियान भी अब 6th फ्लोर जा चुका है, यानी कि अब उसके पास भी सिर्फ 4 इवनिंग्स ही बाकी है। वो माँ बेटी के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और पिछले 4 साल के पूर्वो के तो एक्सीडेंट्स के रिकॉर्ड्स निकलवाता है। मिस्टर सुकमो अपार्टमेंट में आते हैं और फ्लोर पर जाकर स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पिरिट्स इतनी पावरफुल होती है कि ना ही कांटेक्ट हो पाता है और ना ही एक्सोर्सिज्म हो पाता है। सुकमो कहता है कि इन स्पिरिट के पास से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम्स है जिसे पहले सॉल्व करना होगा, तभी इन्हें पीस मिलेगी। अगले दिन ऑफिस में अल्मा को मिया का कॉल आता है और वो उसे पूल में बुला रही थी। अल्मा पूल के पास पहुंचती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। जब वो दोबारा कॉल करती है तब मिया कहती है कि उसने तो कोई कॉल किया ही नहीं था। तभी उसे वहाँ पे 2 लिखा हुआ दिखाई देता है, यानी कि आज सेकंड इवनिंग थी। अचानक से अल्मा को कोई पानी के अंदर खींच लेता है। ये वही स्पिरिट्स होती है और उसे डुबाने की कोशिश करती है। अल्मा यहाँ पे बेहोश हो जाती। मिया अपनी बहन को ढूंढते हुए पूल तक पहुँच जाती। तभी अल्मा एक मास्क पहनकर बाहर आती है और उसके सामने एक ट्रेडिशनल डांस करती। डांस करते करते वो उसको पूल में धक्का दे देती और उसे डुबाने की कोशिश करती है, लेकिन ये असली अल्मा नहीं होती। तभी वहाँ पे 2 लड़कियां आती है जो कि ये सब देख लेती है और हेल्प के लिए भागती है। तभी वहाँ पे रयान, वुलान और आइमान आ जाते हैं और मिया को पूल से बाहर निकालते हैं और इसके बाद अल्मा को भी बचा लिया जाता है। अब ये मास्क का कनेक्शन क्या था, ये सब जानने के लिए ये लोग मिस रेनी के पास वापस जाते हैं। मिया की डांस क्लास में भी सिमिलर मास्क मौजूद होते हैं। मिस रेनी बताती है कि ये मास्क देवी साईकर्ता का है, जो कि केदरी की प्रिंसेस होती है। व्हाइट फेस उसकी प्योरिटी और गुड नेचर को रिप्रेजेंट करता है। वो उन्हें मिस्टर सुजांग से मिलने का सजेशन देती है, जिसने ये मास्क बनाया था। रास्ता काफी लंबा होने की वजह से सिर्फ अल्मा और रायान ही वहाँ पे जाते हैं। मिस्टर सुजांग उन्हें बताता है कि उसने सिर्फ एक मास्क ऐसा बनाया था, वो भी एक स्पेशल रिक्वेस्ट पर। जिस लड़की के लिए ऐसा मास्क बनाया गया था उसका नाम कांति था। कांति केदिरी की सबसे रिच और रिस्पेक्टेड औरत कुसुमा देवी की इकलौती बेटी थी और एक बहुत बढ़िया डांसर हुआ करती थी। कुसुमा देवी ने स्पेशली अपनी बेटी के लिए ये मास्क बनवाया था। जब कांति इसे पहनकर डांस करती थी वो खुशी से झूम उठती थी। लेकिन एक दिन कुसुमा देवी को पता चलता है कि कांति का एक अफेयर चल रहा है और वो उस आदमी से प्रेग्नेंट हो गई है। कुसुमा उस पर अबॉर्शन का प्रेशर डालती है, लेकिन कांति प्यार की वजह से मना कर देती। गुस्से में आकर कुसुमा अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल देती है और उसकी सारी फोटोज जला देती। उस दिन के बाद से कांति को कभी किसी ने नहीं देखा। मिस्टर सुजांग उनकी मीटिंग कुसुमा देवी से करवाते हैं। कांति का नाम सुनते ही कुसुमा देवी बात करने से मना कर देती, लेकिन उनकी मेड पूरी स्टोरी बताती है। वो कांति के कुछ पुराने कपड़े और वही ओरिजिनल मास्क भी दिखाती है जो अल्मा वाले मास्क से एग्जैक्ट मैच था। अल्मा और रयान वो मास्क अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर अल्मा समझती है कि शायद उसके पापा पर भी किसी सुपरनैचुरल पावर का साया था, क्योंकि अब वही चीजें उसके साथ भी रिपीट हो रही थी। पहले वो बिना सच जाने ही अपने पापा को गलत समझती रही। अब वापस आते वक्त एक ट्रक उनका पीछा करता है। रयान कार को बहुत तेज दौड़ाता है, लेकिन तभी एक्सीडेंट हो जाता है। जब अल्मा को होश आता है तब वो देखती है कि रयान मर चुका है। वो रोते रोते बाहर निकलती है, तब वही स्पिरिट डांस के कपड़े और मास्क पहनकर सामने आती। फिर पहले वो उसका हाथ तोड़ती है और उसके बाद सर भी उखाड़ लेती। लेकिन ये सब सिर्फ एक खतरनाक सपना था। असलियत में एक लोकल विलेज डॉक्टर ने इन दोनों की जान बचा ली थी। होश आने के बाद ये लोग देखते हैं कि दीवार पर 3 लिखा हुआ था। इसका मतलब है कि सिर्फ एक और इवनिंग बाकी थी। दोनों डॉक्टर से अपना बैग मांगते हैं जिसमें मास्क रखा हुआ था। कार डैमेज होने की वजह से वो लोग एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगते हैं। सुराबाया पहुंचने के बाद वो दोनों मिस्टर सुकमो से मिलते हैं। सुकमो को मास्क पहनकर सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीजें पता चलती है। उनको पता चलता है कि माँ बेटी के असली नाम होते हैं कांति और किरानी। इसका मतलब है कि आइमान और वुलान ने झूठ बोला था कि इन दोनों की एक्सीडेंट में मौत हुई थी। उन्हें तो उनके खुद के घर में मारा गया था और टुकड़े किए गए थे, लेकिन कल्प्रिट का फेस क्लियरली नहीं दिखता। कांति ने सिर्फ एक वर्ड कहा था, मास। ये इन्फॉर्मेशन लेकर सब लोग अपार्टमेंट पहुंचते हैं और वुलान और आइमान को कन्फ्रंट करते हैं। आइमान एक्टिंग करने की कोशिश करता है और बताता है कि मिया तो अपने रूम में बिल्कुल सेफ है। रयान अपने डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर को कांति का बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट करने के लिए लगा देता है। सुकमो को यकीन था कि अभी भी कांति और किरानी की डेड बॉडीज फ्लैट नंबर 610 में कहीं न कहीं छुपा के रखी है। सब लोग 2 ग्रुप्स में बट जाते हैं और ढूंढना शुरू करते हैं। एक तरफ अल्मा और रयान
और दूसरी तरफ सुकमो, वुलान और आईमान। सुकमो की चीखें सुनकर रयान भागकर आता है और देखता है कि सुकमो बाथटब में बेहोश पड़ा हुआ है। रयान कुछ समझ पाता उससे पहले कोई उसके पीछे से अटैक करता है और उसे भी बेहोश कर देता है। आईमान अल्मा को भी बेहोश कर देता है जो पीछे आ गई थी। वो धमकी देता है कि वो अपार्टमेंट की रेप्यूटेशन को बचाना चाहता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग बिल्डिंग छोड़कर जा चुके थे। अब अगले दिन सबको होश आता है और आज 4th इवनिंग है, मतलब कि लास्ट और आखिरी इवनिंग। रयान खुद को फ्री करता है और अल्मा को भी फ्री कर देता है। कहीं से मिया की आवाज भी आती है। वुलान ने उसे कहीं बांध के रखा हुआ था। रयान समझ जाता है कि ये सब वुलान और आईमान का ही किया धरा है। यहाँ तक कि ट्रक का एक्सीडेंट भी आईमान ने ही करवाया था ताकि अल्मा और रयान सुराबाया वापस पहुंच न सके। सुकमो को फ्री करने के बाद, जो कि आधी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, वो उसे दोबारा मास्क पहनाते हैं। इस बार जैसे ही सुकमो मास्क पहनता है उसे फ्लैशबैक के तौर पे पूरी रियलिटी समझ में आ जाती। सच्चाई ये थी कि कांति का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि आईमान खुद था। कांति उसे मास बुलाती थी और आईमान उसे मिस के कहता था। इसी से इस मूवी का नाम मिस के पड़ा। दोनों लोग साथ रहते थे, लेकिन जैसे जैसे आईमान अमीर होता गया वो छोटी छोटी बातों पर कांति पर हाथ उठाने लगा। एक दिन कांति ने आईमान को वुलान के साथ चीटिंग करते हुए पकड़ लिया था। यहाँ पे वुलान का कैरेक्टर भी नेगेटिव था। कांति ने इस बात पर आवाज उठाई, लेकिन आईमान ने उसको और ज्यादा मारना शुरू कर दिया था। जब छोटी किरानी अपनी माँ को बचाने के लिए आई तब आईमान ने उसके सर पर अटैक कर दिया और उसकी वहीं पे मौत हो गई। इसके बाद उसने अपनी खुद की बीवी को भी मार डालने का फैसला कर लिया था। मौत से पहले उसने उन दोनों को 4 इवनिंग्स तक टॉर्चर किया था। इसी वजह से जो भी उनकी स्पिरिट्स को देखता, चौथे सनसेट में उनकी मौत हो जाती थी। कांति और किरानी को मारने के बाद आईमान ने उनके बॉडी के टुकड़े किए, उनको एक बोरे में भरा और अपने ही फ्लैट में छुपा दिया। ये सब बताने के बाद सुकमो की भी मौत हो जाती। सब लोग फ्लोर से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी रयान का वो ऑफिसर दोस्त वहाँ पे उनको ढूंढते हुए पहुँचता है। उसे भी पता चल जाता है कि कांति का असल हस्बैंड आईमान ही है। कैंड्रा आईमान को पकड़ने के लिए उसके फ्लैट की तरफ बढ़ता है। आईमान उन्हें भागते हुए देख लेता है और वुलान के साथ पिस्टल लेकर उनका पीछा करता है। जैसे ही सब लोग फेस टू फेस आते हैं, एक लड़ाई शुरू हो जाती है। आईमान रयान को कंधे पर एक गोली मार देता है, लेकिन रयान उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ मिया और अल्मा की वुलान से लड़ाई हो जाती। लड़ाई के बीच में रयान आईमान को बेहोश कर देता है। तभी कैंड्रा रयान की मदद करने के लिए आता है, लेकिन बेहोश होने के बावजूद आईमान एक गोली फायर करता है और कैंड्रा को मार देता है। ये देखकर रयान बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और आईमान को पूरी तरह से बेहोश कर देता है। वुलान से फाइट करते वक्त एक चाकू से मिया को पैर में लग जाती है, लेकिन कैसे तो करके ये लोग वुलान को कंट्रोल कर लेते हैं और तीनों साथ आ जाते हैं। लेकिन अब टाइम बहुत ज्यादा कम था। सब लोग उसी दीवार को सर्च करते हैं जहाँ सुकमो इंडिकेट किया था कि बॉडी शायद तक छुपी होंगी। वो लोग दीवार को तोड़ना शुरू करते हैं, लेकिन तब तक सनसेट हो जाता है। माँ बेटी की स्पिरिट सामने आती है और सबसे पहले मिया को खींचकर उसके टुकड़े करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच रयान और अल्मा को उनकी बॉडीज मिल जाती है। लाशें देखते ही दोनों स्पिरिट्स बहुत शांत हो जाती। कुछ मोमेंट्स के लिए वो अपने रियल फॉर्म में आती है और स्माइल करते हुए अल्मा और रयान को थैंक करती है। उनकी ये मिस्ट्री फाइनली सॉल्व हो गई थी। इसके बाद दोनों स्पिरिट्स गायब हो जाती। तभी वुलान इंजर्ड आईमान को उठाने के लिए आती है। उसी वक्त वो स्पिरिट दोबारा से आती है सामने और वुलान के गर्दन को मोड़ देती है और उसे खत्म कर देती। उसके बाद वो आईमान के भी टुकड़े टुकड़े कर देती और दोनों को मार डालती। काफी देर बाद पुलिस आती है और सारी बॉडीज को ले जाती है। कांति और किरानी की बॉडीज भी मिल जाती है, जिनका प्रॉपर रिचुअल्स के साथ फ्यूनरल अब किया जा सकता है। मिया, रयान और अल्मा उनकी ग्रेव के पास जाते हैं। मिस रेनी भी वहाँ पे आती है। वो बताती है कि सुकमो की स्पिरिट को भी अब शांति मिल चुकी है उसके अच्छे कर्म की वजह से। साथ ही में उन्हें एक और स्पिरिट फील होती है जो कि मिया और अल्मा के फादर की थी। शायद वो हमेशा से उन दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये सब सुनकर मिया और अल्मा को भी शांति मिलती है। अल्मा और रयान अब जल्दी शादी करने वाले होते हैं। अल्मा अब उसके बारे में कम्प्लीटली श्योर हो चुकी थी। इसके बाद मिया और अल्मा अपार्टमेंट छोड़कर चली जाती है, लेकिन कांति और किरानी की स्पिरिट्स बालकनी से उन्हें जाते हुए देख रही थी। मूवी के एंडिंग में बताया जाता है कि ये मूवी एक्चुअली सुरबया के एक रियल हॉन्टेड अपार्टमेंट पर बेस्ड है, जहाँ पे रेसिडेंट्स आज भी मिस के की स्पिरिट्स को देखते हैं और रोने की आवाजें सुनते हैं। धीरे धीरे लोगों ने उस अपार्टमेंट्स को छोड़ दिया और कहीं और शिफ्ट हो जाते। तो दोस्तों, ये थी नेटफ्लिक्स की एक बहुत ज्यादा बढ़िया हॉरर मूवी जिसका नाम था द हॉन्टेड अपार्टमेंट मिस के। अब दोस्तों, मिस के जो नाम है वो एक छुपा हुआ क्लू था। शुरू से ही जो स्पिरिट अपना नाम मिस के बताती है वही आईमान का दिया हुआ प्यार भरा नाम था कांति के लिए। मतलब जब भी टीका, अल्मा और रयान उस बाथरूम में मिस के सुनते हैं, असल में वो अपने ही किलर की दी हुई पहचान सुना रहे होते हैं। ये स्पिरिट अपना नाम नहीं बता रही थी, वो उनसे ये कह रही थी कि मुझे इस नाम से पुकारा गया था जब मुझे मारा गया था, और ये चीज सिर्फ क्लाइमैक्स में जाकर पता चलती है। पहली बार देखने वाले लोग इस बात को मिस कर सकते हैं। अब दोस्तों, सीलिंग का लीकेज कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो बस एक ट्रैप था।
पूरी फिल्म में हर बार वही एक चीज हर नए विक्टिम को ऊपर बुलाती है, मतलब सीलिंग लीकेज हमेशा हर विक्टिम को ऊपर बुलाती। टीका भी इसी वजह से ऊपर गई थी, अल्मा भी इसी वजह से ऊपर गई थी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये तो स्पिरिट का जानबूझकर अपना खुद का सेट किया हुआ ट्रैप था, ताकि कोई ना कोई ऊपर आए और उनकी स्पिरिट्स उनका पीछा कर सके। बिल्डिंग का मेंटेनेंस प्रॉब्लम कोई था ही नहीं, ये तो बस एक सुपरनैचुरल इंसिडेंट था ताकि स्पिरिट्स उनका पीछा कर पाए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये मूवी बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करके जाना, और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्पूकी।